गरीब ससुराल में अमीर बहू नहीं करेगी कोई काम। अरे सिमरन, तुमने कांच की प्लेट तोड़ दी। माँ जी को पता चल गया ना तो बहुत खरी खोटी सुनाएंगी वो हमें। नहीं नहीं, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। सिमरन वाइपर से टूटी प्लेट को उठा ही रही होती है कि तभी पीछे से मेनका आ जाती है। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे सबूत छुपाए जा रहे हैं। कैसे टूटा ये प्लेट? वो माँ जी, गलती से हाथ फिसल गया। ठीक है, गलती की है तो सजा तो मिलेगी। आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद खाने की टेबल पर सिमरन और पार्वती सबको खाना परोसती है। क्या बात है, आज खाना बनने में बहुत समय लग गया। हाँ भाभी, आज लेट कैसे कर दिया खाना बनाने में? अभी नई नई शादी के 2 हफ्ते ही गुजरे हैं और बहू ने काम पर ढिलाई भी करनी शुरू कर दी। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल पार्वती की तबीयत रात से ही कुछ ठीक नहीं है। हाँ, और सिमरन की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर आकर उन्हें सुबह 4 बजे उठना पड़ता है ना, और अपने मायके में तो ये दोनों आराम से ही उठती थी। अरे भाभी, अगर तबीयत इतनी खराब थी तो आप खाना नहीं बनाती, थोड़ा आराम कर लेती। तबीयत खराब हो रही है तो होने दो, धीरे धीरे आदत लग जाएगी 4 बजे उठने की, क्योंकि हमारे घर की बहुएं 4 बजे उठकर 6 बजे तक सबको नाश्ता करवा देती हैं। गलती हो गई माँ जी। कुछ देर बाद पार्वती हॉल में बैठी हुई होती है। जेठानी जी, आपने अब तक खाना क्यों नहीं खाया है? नहीं, मुझे भूख नहीं है। और फिर तुमने भी तो नहीं खाया सुबह से कुछ। अरे आप मेरी छोड़िए, आप खा लीजिए, आपकी तबीयत वैसे ही खराब है। बस बहुत हो गया, एक दूसरे पर बातें फेंकना बंद कीजिए और दोनों ही बैठकर साथ में खाना खा लीजिए। देवर जी, आपको किसी ने देख लिया ना तो हमारी वजह से आपको भी सुनने को मिलेगा। अरे कुछ नहीं होगा भाभी, आपका लाडला देवर सबसे छुपके छुपा के लाया है ये सब खाना आपके लिए। अब प्रमोद अपनी आंखों के सामने दोनों ही भाभी को छुपाकर खाना खिलाता है। अगले दिन सुबह मेनका अपनी दोनों बहू के गले और हाथ से सोने की अंगूठी और चेन को छीनती हुई। बाजी, बाजी, आप ये क्या कर रही है? आप मेरे गले से सोने की चैन क्यों खींच रही हैं? और माँ जी, आपने मेरी उंगलियों से वो अंगूठी क्यों निकाली? वो मेरी माँ ने बहुत प्यार से मुझे दिया था। हाँ, दिया होगा, तुम लोगों की माँ ने ये सब तुम्हें बहुत प्यार से, पर अब ये मेरा है क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने दहेज में तो कुछ दिया नहीं। अब ये सोने का चैन और अंगूठी पहनकर तुम क्या करोगी? लाओ, ये इधर दो मुझे। तभी वहाँ पर रूपा देवी और उसकी पोती ऋचा आकर कहती है, हाँ हाँ भाभी, आप क्या करोगे ये सब पहन के? वैसे भी आप तो सारा दिन घर में रहकर घर के काम ही करती हो। और नहीं तो क्या, एक काम कर, मैंने अंगूठी तू रख लो, ये सोने की चैन मुझे दे दे, बहुत दिन से गला खाली पड़ा हुआ है। तभी वहाँ पर अभिषेक और विपिन आते हैं और ये सब देखकर कहते हैं, माँ आप ये क्यों ले रही हैं? ये उनकी माँ ने उन्हें बहुत प्यार से दिया है। हाँ माँ, आप उन्हें उनका सामान लौटा दीजिए। चुप करो तुम दोनों, और सास बहू के मैटर में तुम दोनों भाई मत घुसो, मैं ये सब खुद सलट लूंगी। अब चाहकर भी अभिषेक और विपिन अपनी पत्नियों के पक्ष में नहीं बोल पाते और मेनका बहुओं के हाथों से अंगूठी और गले से चेन छीन लेती है। दोनों ही बहू को अपने ससुराल वालों का ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता है और चुपचाप वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसी तरह अगले दिन दोनों ही बहू घर परिवार को खाना पीना खिलाकर झूठे बर्तनों कपड़ों को लाकर हैंडपंप के नीचे बैठकर धो रही होती है। जेठानी जी, ये रोज रोज हैंडपंप चलाकर काम करते करते तो मेरे कमर में दर्द रहने लगा है। उठने और बैठने में भी बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत तो मुझे भी बहुत होती है। एक काम करेंगे जेठानी जी, आज माँ जी से इस बारे में बात करेंगे। अब दोनों ही बहू बर्तन कपड़े धोकर घर में घुसती हैं, जहां हॉल में बैठकर रूपा देवी मेनका चाय पी रही होती हैं। तभी दूसरी तरफ से ऋचा वहां आती हुई कहती है, क्या हो गया दोनों भाभी के मुंह पर ये 12 क्यों बजे हुए? कोई बात है क्या? हाँ वो माँ जी, एक बात कहनी थी। हाँ बोल, क्या हुआ? वो माँ जी, हमसे ना हैंडपंप नहीं चलाया जाता है, हाथों में भी छाले पड़ गए हैं और भारी भारी बाल्टी उठाकर काम करते करते कमर में भी दर्द रहने लगा है। आप घर में नल की सुविधा करवा दीजिए। हाँ दैया, सारी जिंदगी हमने हैंडपंप को चलाकर काम किया है, हमें तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अगर हैंडपंप से काम नहीं हो पाता तो अपने गरीब बाप को कहना था कि दहेज में इतने पैसे देते कि मैं अपने घर में कुछ करवा पाती। बाप फकीर चंदर, बेटियों के शौक कलेक्टर वाले हैं, चली जाओ यहाँ से। सिमरन पार्वती जब भी अपनी तकलीफ घर वालों को बताने की कोशिश करती, उन्हें हमेशा दहेज और पैसे का ही ताना सुनने को मिलता था। ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और एक दिन मेनका बाजार से सामान लेकर आ रही होती है कि तभी उसकी नजर पड़ोस की सुमित्रा पर जाती है, जिसके घर के आगे एक बहुत बड़ा ट्रक लगा होता है जिसमें ढेर सारा दहेज का सामान रखा होता है।
मेरी तो किस्मत चमक गई अमीर लड़की से अपने बेटे की शादी करके। देखो जरा मेरी बहू के घर में कितना भर भर के दहेज आया है। सुमित्रा की बातें सुनती हुई मेनका उसके पास जाती है। क्या बात है सुमित्रा, तेरी तो सच में लॉटरी लग गई, लॉटरी। बाप रे, कितना दहेज मिला है तेरी बहू को। मिलेगा नहीं क्या, तेरी बहू तेरी तरह मेरी बहू गरीब घर से थोड़ी ना आई है। सही कहा तूने, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मैंने अपने दोनों बेटे की शादी गरीब घर में करवा दी। अब सुमित्रा के घर में आता है ये दहेज देखकर मेनका आग बबूला होती हुई घर में आती है। माँ जी आ गई आप, लीजिए पानी पी लीजिए। मेनका गुस्से में पानी का गिलास अपने बहू के मुंह पर फेंकती है। अरे माँ, आपने भाभी के साथ ऐसा क्यों किया? भाभी आपको लगी तो नहीं? क्या हुआ बहू, अब क्यों गुस्सा हो रही हो बहू पर? माँ जी आपको पता है पड़ोस की सुमित्रा की बहू 3-3 ट्रक भरकर दहेज लेकर आई है और एक मेरी बहुएं हैं। बस कर, अब मेनका और कितना कोसेगी बहू को दहेज के पीछे, अब जो है यही है। मेनका की बातें सुनकर दोनों बहू आंखों में आंसू लिए रोती हुई अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ देर बाद दोनों ही बहू के पति कमरे में पहुंचते हैं। क्या हुआ पार्वती, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? रो नहीं तो और क्या करूं? अगर दहेज ही चाहिए था माँ जी को तो किसी अमीर लड़की से शादी करानी चाहिए थी ना आपकी। दूसरी तरफ सिमरन का पति सिमरन को चुप कराते हुए, चुप हो जाओ सिमरन, मैं जानता हूँ माँ की आदत है बढ़ चढ़कर बोलने की है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ अभिषेक, दिन रात तुम्हारी माँ मुझे दहेज, पैसे और गरीबी का ताना मारती है। अच्छा, गलती हो गई माँ से। पार्वती, तुम उनकी बातों को दिल से मत लगाओ, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और एक दिन मेनका से मिलने उसके घर कुंती आती है। क्या हो गया मेनका, आजकल तो बाहर नहीं आती, कुछ बात है क्या? कुछ नहीं, तूने सुमित्रा की बहू का दहेज देखा? बाप रे, 3-3 ट्रक भर के दहेज आया है। मैंने भी यही सब सपने सजाए थे दहेज के प्रति, पर मेरी किस्मत में ये गरीब बहुएं लिखी थी जो अपने साथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेकर आई। अरे तू चिंता क्यों करती है, प्रमोद है ना, उसकी शादी किसी अमीर लड़की से करा दे। और सच कहूँ तो मेरे पास में एक रिश्ता भी है, लड़की वाले बहुत अमीर है, बहुत पैसा भर भर के दहेज देंगे। हाँ, पर वो अमीर लड़की मेरे गरीब परिवार में शादी क्यों ही करेगी? उसके लिए तो बहुत अमीर रिश्ते होंगे, पर हाँ अगर बात बन जाती है तो अच्छा रहता। तू कोई पैतरे आजमाना इस रिश्ते के लिए। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अब अगले दिन कुंती उस अमीर लड़की के घर पहुंचती है। अरे कुंती, तुम आओ बैठो, बोलो कैसे आना हुआ? कुछ नहीं मनोरमा जी, मैं तो यहाँ आपसे कुछ कहने आई थी। हाँ बोलो ना। मनोरमा जी, आप कुछ समय पहले मुझसे कह रही थी ना कि मैं आपको एक अच्छे परिवार का रिश्ता बताऊं, तो वो अच्छा परिवार मुझे मिल गया। वो लोग थोड़े गरीब है पर घर में बड़े बुजुर्गों से भरा हुआ है। अगर आपकी लड़की उस घर में जाएगी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसे उस घर में। अच्छा, सच में? सच कहूँ तो मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा ही रिश्ता चाहिए, क्योंकि तुम तो जानती हो कि मेरी बेटी दिन भर सिर्फ पैसे खर्च करना, घूमना फिरना, यही सब करती रहती है। मैं भी चाहती हूँ कि वो ऐसे घर में जाए जहाँ वो जिम्मेदारियों को संभालना सीखे। हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं ये रिश्ता लेकर आई हूँ। ठीक है, मुझे मंजूर है। आप लड़के वालों को कहना कि वो आकर लड़की पसंद कर लें। अब कुंती ये खुशखबरी मेनका को देती है और अगले दिन मेनका अपने बेटे प्रमोद को लेकर उस अमीर घर में रिश्ता करने जाती है। बेटी, बड़ों के पैर छुओ और आशीर्वाद लो। ओ प्लीज मॉम, आप जानती हो मुझसे ये सब नहीं होगा। माँ, ये लड़की कैसे बात कर रही है? अरे अमीर घर की लड़कियां ऐसी होती हैं, तू चुप कर। अब मेनका रिश्ता पक्का करके कुछ ही हफ्तों में अपने बेटे प्रमोद की शादी उस अमीर लड़की से करवा देती है। अमीर बहू शादी करके घर आती है और साथ में ढेर सारा दहेज लाती है, जैसे एसी, फ्रिज, गोदरेज की अलमारी, सोफे, वॉशिंग मशीन, टीवी जैसे अनेक सामान लेकर आती है। और कुछ नौकर हाथों में ढेर सारे तोहफे लेकर घर में जा रहे होते हैं। अरे धन हो गया मैं तो, अरे धन हो गया। बाप रे, कितना दहेज लेकर आई है मेनका हमारी बहू। हाँ, इस बार फायदे का सौदा हुआ है हमारा। अब नताशा कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है, जहां घर के अंदर सारा परिवार तोहफों को खोल खोल कर अपना अपना सामान देख रहा होता है। मम्मी मम्मी देखो, भाभी के घर से मेरे लिए कितनी सुंदर फैंसी ड्रेस आई है। मेरे लिए भी बड़ी सुंदर बनारसी साड़ी और सोने का हार आया बहू के घर से। आप लोगों को तोहफा पसंद आया ना? हाँ हाँ बहू, बहुत पसंद आया। वैसे बहू काफी महंगा होगा ये सब तो। देख रही हो तुम दोनों, इसे कहते हैं दहेज, जो तुम्हें लाना चाहिए था पर तुम नहीं लाई।
इन गरीब बहू से तो अब उम्मीद ही छोड़ दो। अरे मेरी मम्मी ने आप दोनों के लिए कुछ नहीं भिजवाया क्या? नहीं नहीं भेजा होगा, क्योंकि मैंने जिक्र नहीं किया था कि मेरे घर में 2 गरीब बहू भी हैं। सिमरन और पार्वती को अपनी सास की ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो दोनों चुपचाप नम आंखों के साथ वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह सिमरन और पार्वती 4 बजे ही नताशा का दरवाजा पीट रही होती हैं। अरे अरे, बहू को क्यों उठा रही हो इतनी सुबह सुबह? वो माँ जी आज इनकी पहली रसोई है ना, हम भी इतने ही बजे उठे थे। तुम उठे थे, पर मेरी अमीर बहू नहीं उठेगी, वो थकी होगी, उसे सोने दो। अब पार्वती और सिमरन चुपचाप रसोई में आकर सबका खाना बनाती है और सभी को खिलाती है। कुछ देर बाद नताशा नहा धोकर एक स्टाइलिश शर्ट वेस्टर्न ड्रेस में सबके सामने आती है। नताशा को इन कपड़े में देखकर अभिषेक और विपिन की नजरें नीचे झुक जाती हैं। वहीं प्रमोद भी नजर नीचे कर लेता है। अरे बहू, ये कैसे छोटे छोटे कपड़े पहने तूने? तेरी नई नई शादी हुई है, तुझे साड़ी पहनना चाहिए ना। एक्सक्यूज मी ओल्ड दादी सास, आजकल की लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। हाँ हाँ बहू, तो ऐसे ही कपड़े पहना, अमीर बहुएं ऐसे ही कपड़ों में रहती हैं। भाभी मुझे भी एक ऐसी वेस्टर्न ड्रेस देना। ओके जी, ले लेना आप भी। अब सभी के खाना खाने के बाद सिमरन पार्वती झूठे बर्तन को हैंडपंप के पास ले जा रही होती है। तभी वो नताशा से मदद मांगती है। नताशा, चलो जरा ये ढेर सारे झूठे बर्तन धुलवाने में हमारी मदद करवा दो। एक्सक्यूज मी, मैं ये सब क्यों करूंगी? और ये हैंडपंप क्या होता है? ये मुझसे नहीं चलेगा। तुम चलो, हम बता देते हैं। अरे क्यों जबरदस्ती करी हो मेरी बहू के साथ, जब वो कह रही है कि उससे ये सब नहीं होगा। जाओ तुम दोनों ही करो ये सब। अब नताशा के लाए हुए एसी में पूरा परिवार हॉल में ठंडी ठंडी हवा खा रहा होता है। वहीं अकेले सिमरन पार्वती झूठे बर्तन धो रही होती है। देख रही हो सिमरन, अमीर बहू के आते ही घर के तो कायदे कानून ही बदल गए। हाँ जेठानी जी, सही कहा आपने। अब इसी तरह मेनका, रूपा देवी और मेनका की बेटी रिचा अपनी अमीर भाभी के पैसों पर घूमती फिरती, शॉपिंग करती, महंगे महंगे होटल में खाना खाती और ऐसे ही 7-8 महीने गुजरते हैं और तीनों ही बहू एक साथ प्रेग्नेंट होती हैं। माँ, आप दादी बन गई, नताशा प्रेग्नेंट है। माँ, सिमरन भी पेट से है और पार्वती भी पेट से है माँ। अरे भगवान का ये कैसा संजोग है जो मेरी तीनों ही बहू एक साथ गर्भवती हुई हैं। जो भी हुआ है दादी, सब अच्छा ही हुआ है। अच्छा ठीक है, हाँ हम लोग अब काम पर चलते हैं। मैं भी चलता हूँ। सबके जाने के बाद नताशा, माँ जी मैं आराम करने जा रही हूँ। माँ जी हम भी जा रहे हैं। एक सेकेंड, तुम क्यों जा रही हो? जाओ मेरी अमीर बहू के लिए फल काट कर लेकर आओ, तब आराम करना। थैंक यू माँ जी। देखा जेठानी जी, अमीर होने का फायदा। अगर आप अमीर होती तो आपको भी तो माँ जी ऐसे ही आराम करने देती। इसी तरह अगले दिन पार्वती सुबह और सिमरन ढेर सारे गंदे कपड़ों को नताशा की वॉशिंग मशीन में धोने जा रही होती है। जेठानी जी, हम दोनों पेट से हैं, अभी हमारा हैंडपंप चलाना ठीक नहीं होगा। देवरानी जी का वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ ठीक है। सिमरन जैसे ही गंदे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालती है, पीछे से नताशा वहां पहुंच जाती है। एक सेकेंड, तुम दोनों गरीब की हिम्मत कैसे हुई मेरे महंगे वॉशिंग मशीन को हाथ लगाने की? अपने गंदे कपड़े दूर करो मशीन से। वाह भाभी, कल तक तो आप हाथ से कपड़े धोती थी और अब वॉशिंग मशीन देखकर आपको भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं। इतना ही शौक था तो दहेज में लेकर आना चाहिए था वॉशिंग मशीन। गलती हो गई माँ जी, हम निकाल रहे हैं अपने कपड़े। हाँ हाँ जल्दी निकालो। और माँ जी आप एक काम करिए, मेरे कुछ गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में धो दीजिए। हाँ बहू, क्यों नहीं। ऐसे कुछ समय गुजरता है और देखते ही देखते दोनों ही बहू की गर्भवती अवस्था का 8वां महीना आता है और ऐसी अवस्था में भी सिमरन और पार्वती घर का सारा काम कर रही होती हैं। वहीं नताशा दिन भर आराम और फोन चलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। तभी एक दिन नताशा डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे इडली, डोसा, सांभर और पाव भाजी खाने का बड़ा मन कर रहा है और खट्टे खट्टे गोलगप्पे भी। हाँ हाँ बहू, इस टाइम पर मन थोड़ा चटकार मारता ही है। बहू तुमने सुना नहीं तुम्हारी देवरानी क्या कह रही है? जाओ ये सब कुछ बना दो। माँ जी ये सब बनाने की सामग्री घर में नहीं है। नहीं है तो बाहर बाजार से लिया। माँ जी बाजार कैसे जाए, बाहर का मौसम खराब है, तेज तेज बारिश हो रही है, ऊपर से हमारा 8वां महीना चल रहा है। हाँ तो क्या हो गया, 8वें महीने में हम भी बहुत कुछ करते थे, जा लेकर आ। अब पार्वती और सिमरन छाता लेकर बारिश में भीगती हुई बाजार आती हैं और खाने की सामग्री खरीद कर घर लाती हैं और फिर सभी चीज बनाकर अपनी देवरानी को खिलाती हैं। कितना घटिया बनाया है, पूरा मुंह खराब कर दिया। इससे अच्छा तो कुछ बाहर का ही खा लेती।
अब ऐसे ही समय गुजरता है और देखते ही देखते तीनों बहू का 9वां महीना खत्म होता है और उन्हें लेबर पेन स्टार्ट होता है। तीनों के ही पति फैमिली के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। 7 से 8 घंटे बाद डॉक्टर, विपिन जी आप यहाँ आइए, आप मुझे समझदार लगते हैं। हाँ डॉक्टर कहिए क्या हुआ। विपिन जी, श्रीमती पार्वती और श्रीमती सिमरन जी दोनों ही स्वस्थ हैं और उनका बच्चा भी स्वस्थ है, लेकिन श्रीमती नताशा जी का बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका है और बच्चा 2 महीने पहले ही पेट में खत्म हो चुका था, जिस वजह से बच्चे की बॉडी डिकम्पोज्ड होने लगी थी। अभी हमने पूरी तरीके से उनके यूट्रस की सफाई कर दी है, बट अब नताशा जी कभी मां नहीं बन पाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर, कोई तो उपाय होगा। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं भैया, नताशा को ये पता चलेगा तो वो पागल हो जाएगी, उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। तभी बेड पर लेटी पार्वती और सिमरन ये सारी बातें सुनकर कहती है, देवर जी आप चिंता मत कीजिए, मुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, आप इसमें से एक बच्चा देवरानी जी को दे दीजिए। अभी वो बेहोश है, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। पार्वती का ये बलिदान देखकर रूपा देवी सन्नाटे में चली जाती है। अब तीनों ही बहू डिस्चार्ज होकर घर आती हैं, जहां ऋचा, मेनका, सुबोध ने घर के चौखट से घर तक का रास्ता फूलों से सजाया हुआ होता है। तीनों ही बहू चौखट पर खड़ी होती हैं, लेकिन नताशा पीछे होती है, जिसके कारण सिमरन और पार्वती पहले उसे फूलों के रास्ते पर चलने को कहती हैं कि तभी मेनका और ऋचा पार्वती और सिमरन को धक्का देती है और वो फर्श पर जाकर गिरती हैं। तुझे गरीब की हिम्मत कैसे हुई इस फूलों के रास्ते पर चलने की? ये रास्ता मैंने अपनी अमीर बहू के लिए बनाया था। बिल्कुल सही किया माँ जी, आपने इनके साथ तो यही होना चाहिए। अब रूपा देवी से यह दृश्य देखा नहीं जाता और वो गुस्से में सच बोल पड़ती है। ये सब क्या है मेनका? बस बहुत हो गया, अब तुम्हें शर्म करनी चाहिए। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस गरीब बहू ने। नहीं नहीं दादी सास, चुप हो जाइए, कुछ मत कहिए, भगवान के लिए चुप हो जाइए। नहीं बहू, अगर मैं आज चुप रही तो ये लोग कभी तेरे बलिदान को नहीं समझ पाएंगे। ऐसा क्या ही बलिदान दे दिया इस गरीब ने जो आप इतना बोल रही हैं दादी सास? चुप करो, तुम किस बात का अहंकार है तुम्हारे अंदर? सच जानोगी तो तुम्हारे भी पैरों तले जमीन निकल जाएगी। और सच ये है कि तुम्हारे हाथ में जो बच्चा है वो बच्चा तुम्हारा नहीं, पार्वती का है, क्योंकि तुम्हारा बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया था। और तुम्हें इस बात का पता ना चले, तुम्हें दुख ना पहुंचे, इसलिए पार्वती ने अपने जुड़वा बच्चे में से एक बच्चा तुम्हें दिया, वो भी बेटा, और खुद उसने अपने पास बेटी को रखा। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रमोद, तुम बोलो, क्या ये सच है? हाँ नताशा, ये सच है। भाभी का ही बच्चा अभी तुम्हारी गोद में है और तुम अब कभी मां नहीं बन पाओगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरी क्या गलती थी? तूने मेरी खुशियां क्यों छीनी? चुप हो जाओ नताशा, कोई खुशियां नहीं छीनी तुम्हारी भगवान ने। ये तुम्हारा ही बेटा है, मेरे लिए सिर्फ मेरी बेटी है, इकलौती बेटी। तुम इसे रख लो नताशा। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। बहू, मुझे भी माफ कर दे। हम लोग तुझ पर इतना अत्याचार करते थे, पर तूने ही आखिर में इस घर के लिए बलिदान दिया। हमें माफ कर दे बहू, हम सब तेरे गुनाहगार हैं। कोई बात नहीं माँ जी, मेरी तरफ से आप सभी की सारी गलतियां माफ हैं। अब दोनों ही बहू अपने ससुराल वालों की गलतियों को माफ कर देती हैं, जिसके बाद में घर में बच्चों की खुशहाल किलकारियां गूंजती हैं। मेनका भी अब अपनी तीनों ही बहू के साथ बराबर प्यार से रहने लगती है।